स्वस्थ पपीता नर्सरी तैयारी पर जानकारी। सब्जी वर्गीय फसलों में राजमा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने समय से राजमा की फसल लगाई होगी, उनकी फसल इस समय पुष्पन की पूर्व अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसमें इस समय शस्त्रक्रिया प्रबंधनों को करना आवश्यक है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई तथा शेष नाइट्रोजन का प्रयोग एवं कीट रोगों से बचाव के लिए फसल सुरक्षा उपायों को करना इत्यादि। यदि कृषक बंधु उपरोक्त कार्यों को करने में किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपकी फसल की धीमी बढ़वार, कम पुष्पन से फलन तथा कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाएगी। अंत में बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ेगा। अतः किसान भाइयों, राजमा की फसल में सामयिक प्रबंधनों को कब व कैसे करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं ग्राम जराटोली, कतरपा नगड़ी, जिला रांची के कृषक दुतिया मुंडा से। फ्रेंच बीन का मैं खेती कर रहा हूँ 50 डिसमिल में लगभग। अभी खरपतवार निकाल के अभी साफ किए हैं और इसके बाद में हफ्ता में या 10 दिन के अंदर में खरपतवार को साफ करते हैं ताकि कीड़ा मकोड़े ना हो। किसान भाइयों, राजमा की फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन पर करनी चाहिए तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिनों पर तथा आवश्यकता पड़ने पर 55 से 60 दिनों पर तीसरी निराई गुड़ाई कर फसलों को खरपतवार से मुक्त रखें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार सुचारू रूप से होने के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम होगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। राजमा की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो चूंकि गर्मी की फसल होने के कारण 6 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि पुष्पन से पहले, पुष्पन के समय और फली बनते समय फसलों में उचित नमी बनाए रखें। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो दिन का तापमान में अधिक होने के कारण सिंचाई संध्या काल के समय करना उचित होता है। इसके अतिरिक्त जल जमाव की दशा में उचित जल निकास की व्यवस्था भी बनाए रखें। डीएपी दिए हैं 50 डिसमिल में 1.5 बोरा दिए हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन दिए हैं 3 बोरी। उसके बाद में अभी तो फिलहाल में और दोबारा किए तो उसमें 1 बोरा और दिए हैं यूरिया। अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देने की अनुशंसा की जाती है, जिसमें से आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिए होंगे। अब बची हुई 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को आपने पहला किस्त 30 से 40 दिनों के अंतराल पर दे दिए गए होंगे और बची हुई मात्रा का आप उपरिवेशन कर सकते हैं। और विटामिन भी देते हैं, पावर। इसके अतिरिक्त राजमा की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रभाव काफी देखा गया है। ऐसी स्थिति में आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का 0.1% पर्ण छिड़काव करने से फली के वृद्धि विकास में सहायता होती है। हर 15 से 20 दिन के अंदर में देख रेख करते हैं। उसके बाद में फिर उसमें कौन सा रोग लगता है उसी आधार से दवा को चालू। जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है तो राजमा की फसल में पीला चित्तपर्ण रोग फैलता है। यह सफेद मक्खी, जैसी डैफिड चूषक कीटों के कारण फैलता है। यह कीट पौधे की पत्तियों से रस चूसकर इसके पीला बना देता है। इसके नियंत्रण के लिए डायमेथोइट की 0.05% या फास्फोमिडॉन की 0.2% मात्रा का इनमें से किसी भी एक दवा का छिड़काव करें तथा दूसरा छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर दोहरा दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, राजमा की फसल में लीफ माइनर कीटों का भी प्रकोप होता है। इसके लक्षण के अंतर्गत पत्तियों पर सफेद आड़ी तिरछी रचनाएं दिखाई पड़ेगी। इसके नियंत्रण के लिए नीम से बना हुआ दवा 5 मिलीलीटर या ट्राइजोफॉस 0.05% 10 से 15 दिनों के अंतराल पर समय समय पर छिड़काव करते रहे। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप राजमा की फसल में विभिन्न शस्य क्रिया प्रबंधन को अपनाते हैं तो आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त फलन के साथ साथ अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। उसके बाद में फिर 20-25 दिन के अंदर में फल आ जाएगा तो उसकी तोड़ाई करके हम यहाँ लोकल में नगड़ी बाजार में बिक्री करते हैं। और इस तरह से हम लोग सब परिवार मिलके मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं।
उद्यानिकी के अंतर्गत कम समय में अधिक लाभ लेने के लिए पपीते की खेती काफी सर्वोत्तम है और इसकी खेती प्रदेश के किसान भाई अपने क्षेत्र की जलवायु एवं अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। जो किसान भाई अप्रैल मई माह में इसकी नर्सरी डालकर जून जुलाई में पपीते का रोपण का कार्य करते हैं, परंतु अधिकतर किसान भाई इसकी उन्नतशील प्रजातियां एवं नर्सरी तैयार करने की उन्नत तकनीक की जानकारी न होने के कारण लोकल एवं पुराने बीजों का चयन कर बिना ठीक प्रकार से नर्सरी बेड तैयार किए ही अनियमित दूरी पर नर्सरी पौध हेतु बीजों की बुवाई कर देते हैं, जिसका विपरीत परिणाम कुछ समय बाद नर्सरी में बीजों का कम जमाव, कमजोर एवं रोगग्रस्त पौध के साथ नर्सरी बेड पर कम पौध संख्या ही देखने को मिलती है, जिससे कि मुख्य खेत में रोपण हेतु उचित एवं स्वस्थ पौध नहीं मिल पाती है तथा रोपण उपरांत विभिन्न समस्याओं के कारण पपीते से कम उपज की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, इस तरह की समस्या आए ही नहीं तथा पपीते से अधिक उपज लेने हेतु पपीते की उन्नतशील प्रजातियां एवं उन्नत नर्सरी तकनीक क्या है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजू भारद्वाज। सबसे पहले हम पपीते के लिए ये आसपास का क्षेत्र देख करके ये चयन करते हैं कि हमें कौन सी किस्म के पौधे तैयार करने हैं। बहुत सारी किस्में पपीते के अंदर आप देखेंगे, बाजार में जाएंगे तो उसमें मैं बताऊं आपको महत्वपूर्ण किस्में जिनमें रेड लेडी 786 ये ताइवान का हाइब्रिड है। इसके पौधों की परफॉर्मेंस अभी काफी अच्छी है और इसमें उभयलिंगी पौधे होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं। दूसरी प्रकार की किस्में आती है जो देसी होती है, जिसमें अच्छे गुणों वाली किस्म जैसे कुर्ग हनीड्यू, इसमें भी फलों का आकार बहुत अच्छा होता है और इसमें नर मादा जो है वो भी एक ही पौधे के ऊपर होते हैं। इसी के हिसाब से दूसरा जो पूसा नन्ना के पौधे चाहिए, किसी को कोयम्बटूर 1 के चाहिए, 2 के चाहिए या सिलेक्शन के चाहिए। स्थानीय किस्मों में रांची, बारवानी तथा मधु बिंदु प्रमुख हैं। किस्मों के पौधे हम लोग तैयार करते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग बीज को उपचारित करते हैं और 1 किलोग्राम बीज के लिए लगभग 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बीज उपचार करने के बाद में इसको हम पहले प्रो ट्रे के अंदर या फिर जो क्यारियां बनी हुई होती है उन क्यारियों के अंदर हम बुआई करते हैं। बुआई करने के लिए हम जो मीडिया काम में लेते हैं उसमें थैली के अंदर जो मीडिया होता है वो लगभग एक भाग जो है कंपोस्ट होती है, दूसरा भाग जो होता है वो बालू मिट्टी का होता है और तीसरा जो भाग होता है वो तालाब की मिट्टी या काली मिट्टी का इस्तेमाल हम करते हैं। लगभग 4x6 सेंटीमीटर की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर का जो 2 सेंटीमीटर हिस्सा होता है उसको आधा कोकोपीट और आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का लेकर के उसको मिला करके हम उसको भरते हैं। ऊपर के 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर डेप्थ का छेद बना करके उसमें हम बीज की बुआई करते हैं। बीज लगाते समय कुछ सावधानियां रखनी बहुत ही आवश्यक होती है। पपीते का बीज जो लगाए उसकी डेप्थ जो है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बीजों के ऊपर किसी प्रकार का मिट्टी का प्रेशर नहीं होना चाहिए ताकि वो बहुत आसानी से बीज बाहर निकल सके। बीज बुआई के बाद में उसमें पानी देते हैं और लगभग बारिश के मौसम में 8 से 10 दिन के अंदर बीजों का अंकुरण होता है। अंकुरण के तुरंत बाद में पौधे में जैसे ही बढ़वार शुरू होती है उस समय कई बार मीडिया अगर अच्छा नहीं होता है तो उसमें तना गलन की बीमारी लग जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या आने लगती है तो इसमें थैली में जो छेद हमने बनाए हैं या बनाते हैं उन छेदों को वापस क्लोगिंग ठीक करके उनमें से जल निकास की व्यवस्था बिठाते हैं। साथ साथ में डाइथेन M45 से पौधों को ड्रेंच करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से रोकथाम की जाती है। इसी के साथ साथ में एक चीज और हम ध्यान में रखते हैं कि पपीते के पौध को एक थैली से दूसरी थैली या क्यारी से थैली में ट्रांसफर करने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जाता है। यहाँ पे उसको हार्डनिंग बोलते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार करने के अलावा दूसरा एक और विधि है जो प्रो ट्रे के अंदर हम पौधे तैयार करते हैं। इसमें छोटी छोटी ट्रे होती है और उनके अंदर कोकोपीट और जो रेशा होता है उस रेशे का मिक्सचर एक निश्चित अनुपात में डाल करके उसमें हम बीज डालते हैं और जैसे ही 15 दिन का पौधा तैयार होता है उसको हम की थैली में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें थोड़ा समय कम लगता है और बीमारी लगने के चांस कम रहते हैं और पौधा भी अच्छा स्वस्थ तैयार होता है। इसी के साथ साथ में जो क्यारी विधि से जो तैयार करते हैं उसके अंदर पौधा की जड़ों का विकास बहुत ही जल्दी होता है, बड़ी हो जाती है, पर इसको जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जड़ें के टूटने का डर
ज्यादा रहता है, तो उससे बढ़िया यही होता है कि हम प्रो ट्रे के अंदर पौधा तैयार करें। और इसमें ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि क्यारी में या जो भी ठेली है या जहां पे भी हमने पौध तैयार किए वहां पानी भरने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। इसमें पानी भरने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, पौधा कमजोर हो जाता है, तना गलन की बीमारी लग जाती है। पपीते की नर्सरी तैयार करने में एक विशेष बात आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो मीडिया आप तैयार कर रहे हैं या जहां से भी आप मीडिया मिक्स कर रहे हैं उसको उपयोग में लेने से पहले आप ये देखें कि उसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ज्यादा पीएच मान वाले मीडिया को इस्तेमाल लेने से उसमें बीजों की जर्मिनेशन क्षमता कम हो जाती है और साथ में जो पानी आप काम में ले रहे हैं उसकी ईसी जो है वो 1 से कम होनी चाहिए, पीएच जो है वो 7 के आसपास होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में जो बीजों के ऊपर पानी आप दे रहे हैं वो हमेशा झारे से देना चाहिए, कभी भी क्यारी में पानी भरना नहीं चाहिए। झारे से उसी अनुसार सुबह शाम दोनों टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी दे, बार बार पानी दे और नर्सरी अवस्था में खुली रोशनी के अंदर पौधों को नहीं आने दें। और इस अवस्था में एक और बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की कीट नर्सरी के अंदर नहीं होने चाहिए। कीटनाशी और फफूंदनाशी दवाइयों का स्प्रे करके उसको जीवाणु कीटाणु मुक्त रखें ताकि प्रारंभिक अवस्था में पौधे में किसी भी प्रकार के कीट और बीमारियां नहीं लगें। इस प्रकार से हम जो है पपीते की पौध तैयार कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि इस समय अपने प्रदेश में गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, जिसमें प्रदेश के किसान भाइयों के पास गेहूं के भूसे की काफी अधिकता होगी और इस भूसे को और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने तथा अधिक समय तक सही एवं सुरक्षित रखने हेतु इस भूसे को यूरिया उपचार विधि के द्वारा इसकी पौष्टिकता बढ़ाकर हम अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अधिक लाभ ले सकते हैं। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हमारे दुधारू पशुओं में उचित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे इनकी बढ़वार, प्रजनन क्षमता तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे किसान भाइयों को हानि होती है। और यदि वे संतुलित आहार बाजार से खरीदकर प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए बहुत महंगा होता है, जिसके कारण लागत अधिक आती है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन परिस्थितियों में पशुओं को क्या खिलाएं, तो किसान भाइयों, इसके लिए सूखे चारे जैसे भूसा या पुआल को यूरिया से उपचारित करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसका पशुओं के आहार में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु क्या है ये यूरिया उपचारित चारा, कैसे इसको उपचारित करना है, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। इस प्रकार का चारा जैसे भूसा, पुआल, सूखी पत्तियां, खरपतवार और फसलों के अन्य बचे हुए पदार्थ पशुओं का केवल पेट भरने के काम आते हैं, न कि उनकी पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में प्रोटीन, ऊर्जा आदि आवश्यक तत्वों की कमी बनी रहती है। इसी कारण दुधारू पशुओं की न केवल दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, अपितु पशुओं की बढ़वार एवं प्रजनन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाजार में उपलब्ध दाना, खली, दालें, संतुलित आहार आदि पूरक आहार पोषक तत्वों की कमी तो पूरी कर देते हैं, परंतु एक तो दूर दराज के गांवों में इसके मिलने की संभावना कम होती है और दूसरा यह महंगा बहुत होता है, जिससे पशुपालक इसको कम मात्रा में ही पशु को दे पाते हैं। इन परिस्थितियों में निम्न कोटि के सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर पशुओं को खिलाना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। इसके लिए पुआल, भूसा
या अन्य किसी सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित किया जाता है। ऐसे उपचारित चारे को पशुओं को खिलाने पर उसके पेट के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु यूरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। यदि पुआल या अन्य सूखे चारे को ऐसे ही पशु को खिलाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता नहीं है, लेकिन यदि उसी चारे को यूरिया उपचारित करके पशुओं को खिलाते हैं तो उसकी पाचनशीलता दुगनी हो जाती है। तो आइए अब यह जानते हैं कि पुआल या अन्य सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करें। तो इसके लिए यूरिया के 4% का घोल तैयार करते हैं और पुआल को एक तह के रूप में बिछाते हैं, उस पर घोल का छिड़काव करते हैं, फिर एक तह लगाते हैं, फिर छिड़काव करते हैं। इस तरह 6 से 7 तह बनाते हैं और छिड़काव करते रहते हैं। एक औसत मानकर चलिए कि 100 किलोग्राम पुआल के लिए 60 लीटर पानी का घोल पर्याप्त होता है। तो घोल के छिड़काव की यह प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तब उसे 45 से 50 दिनों तक ढक देते हैं। 45 से 50 दिन बाद प्लास्टिक हटा देते हैं। उसके बाद आवश्यकतानुसार पुआल निकालकर उसे 5 से 10 मिनट खुले में रखें, जिससे उसमें अमोनिया गैस की गंध कम हो जाए। मशीन से काटकर जैसी जैसी जरूरत होती है अपने पशुओं को खिलाते रहें, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जैसे कि 6 माह से कम उम्र वाले पशुओं को ये चारा नहीं खिलाना चाहिए। दूसरा, जिस पशु की उत्पादन क्षमता 3 से 4 लीटर है, उन्हें अगर उपचारित चारा खिलाते हैं तो अतिरिक्त दाना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपने इस प्रक्रिया को देखा, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें यूरिया के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। यदि पशु शुरू में इसे नहीं खाए तो इसको सूखे चारे में या हरे चारे में मिलाकर खिलावे। धीरे धीरे पशु को इसकी आदत हो जाती है तो वह स्वयं इसे खाने लगता है। इसके अलावा उपचारित चारे पर गुड़ के घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पशु गुड़ की गंध के कारण चारे को आसानी से खा लेते हैं। इसको खिलाते समय पशु को पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाएं। पशुपालक भाइयों, एक बार में कम से कम 1000 किलो चारे का उपचार करना चाहिए। अधिक मात्रा के कारण चारे की मात्रा की तुलना में खुली सतह क्षेत्र कम होता है, इसलिए अमोनिया गैस की हानि कम होती है। यूरिया उपचार से पोषक तत्वों में वृद्धि इस प्रकार है। इस प्रकार यदि पशुपालक भाई 7 किलो दाना खरीदने के बजाय उसी मूल्य में 1 क्विंटल चारे का उपचार कर लें तो कुल पाच्य प्रोटीन तथा पाच्य पोषक तत्व 3 गुना अधिक मिल सकता है। यूरिया उपचारित चारे के लाभ। यूरिया उपचार से चारे की पचनीयता में काफी बढ़ोतरी होती है। उपचारित चारे में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता पशु के लिए अधिक हो जाती है। इसको पशु चाव से खाते हैं एवं इससे बछड़े बछड़ियों में बढ़वार तेजी से होती है। दुधारू पशुओं का दूध बढ़ता है, वह दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ती है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है ग्राम साहिर, जिला रांची के कृषक कृष्णा महतो जी ने अपना अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप टर्की पालन करना चाहते हैं और इसके लिए आप टर्की की उन्नत नस्ल और आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कृष्णा जी, आपकी जिज्ञासा है तो प्रस्तुत है कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। व्यवसाय है। इस व्यवसाय में हमारे किसान भाई अगर इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। टर्की जो सामान्य पक्षी होता है उसकी वयस्क उम्र में उसका जो फीमेल है उसका वजन लगभग 7 से 7.5 किलो और मेल का वजन 10 किलो से ऊपर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पक्षी से हमें ज्यादा से ज्यादा मीट मिलता है और बाजार में टर्की का जो मीट है वह भी 280 रुपए से 300 रुपए किलो में मिलता है। इस पक्षी को रखने के लिए कुछ अतिरिक्त बातों का ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह पक्षी चूंकि आकार में बड़ा होता है इसलिए इसको ज्यादा स्पेस लगता है। लगभग 2.5 स्क्वायर फीट एक बर्ड के लिए आवश्यक जगह होती है। इसके साथ साथ इन पक्षियों को चराने के लिए भी बाहर निकाला जा सकता है, जिससे
स्कैवेंजिंग मोड पे भी इन पक्षियों को रखने के कारण इनके खान पान पे जो आने वाला व्यय है उसको कम किया जा सकता है और पक्षियों को ज्यादा स्वस्थ रखा जा सकता है। अतः जब भी टर्की पालन के व्यवसाय के लिए आप सोचते हैं तो इसके लिए जो आवश्यक शेड है उसके प्रबंध के साथ साथ इसके ओपन पैडॉक या खुले रूप से इसको चराने के लिए जगह का भी आइडेंटिफिकेशन आवश्यक है। यह पक्षी चूंकि नॉन फ्लाइंग है, यह उड़ नहीं सकता, इसलिए इस पक्षी के उड़ करके जाने की संभावना नहीं होती है और जमीन पर रह करके यह फॉरेजिंग भी करता है, घास फूस भी खाता है और उसके साथ साथ जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खा करके अपने आहार की प्रतिपूर्ति करता है और जिसके कारण इस पे जो आहार पे होने वाला व्यय है उसको इनको चरा करके कुछ कम भी किया जा सकता है। जिनको पक्षियों को शेड्स के अंदर रखना होता है तो उनको आवश्यक जगह के साथ साथ इसका दाना बाजार में बना हुआ भी मिलता है या थोड़ा सा इसमें जो मुर्गियों का दाना मिलता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए या उनको वैसे भी टर्की पालन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पक्षी के लिए सामान्यतः इसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो प्रथम सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक होती है जिसे हमें स्टार्टर या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। दूसरी वह अवस्था जो 8 से 18 सप्ताह तक होती है जिसे हम ग्रोवर अवस्था कहते हैं और तीसरी जो 18 सप्ताह से ऊपर होती है जिसे हम वयस्क अवस्था कहते हैं। इन 3 अवस्थाओं के हिसाब से बाजार में दाना भी मिलता है। खासकर 1 से 8 सप्ताह तक हम इन्हें स्टार्टर राशन देते हैं। दूसरा फिर 8 से 18 सप्ताह जो इनके लिए ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है उसमें हम इन्हें ग्रोवर राशन देते हैं और 18-20 सप्ताह के ऊपर फिर हम इन्हें लेयर राशन देना प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः एक टर्की 1 साल में 180 अंडे तक देती है और इन अंडों का खाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है या इन अंडों का ब्रीडिंग अवस्था के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और इनसे पुनः इस तरह से अगर आप टर्की पालन के व्यवसाय में मोटी मोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जो आप सुव्यवस्थित इसकी विपणन व्यवस्था रखते हैं और समय समय पे होने वाले टीकाकरण को समयबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको इस रोजगार से भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं होंगी। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम पिलखी, जिला मुजफ्फरपुर से श्री हरिकिशोर मंडल जी ने आपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बताया कि आपके पास तकरीबन 15 लीची का पेड़ है जिसमें मंजर तथा फल तो प्रत्येक वर्ष लगते हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों से फलों में कीटों का प्रकोप हो रहा है जिसकी वजह से फलों का बाजार भाव नहीं के बराबर रह जाता है। इसलिए आप नियंत्रण की जानकारी चाहते हैं। किशोर जी, आपने सही समय पर हमसे संपर्क किया है क्योंकि वर्तमान समय में लीची का फल अपनी पूर्ण वड़बार की अवस्था में है और यदि इस अवस्था में थोड़ी सी चूक हो गई फिर तो हाथ मलने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आइए सबसे पहले इन कीटों की पहचान कर लें। साधारण बोलचाल की भाषा में इस कीट को फल छिद्रक कीट कहा जाता है जिसका वयस्क कीट लाल भूरे रंग का होता है तथा अगले पंखों पर सफेद धब्बे होते हैं और पिछले पंख रोए युक्त होते हैं। यह कीट सालों भर लीची की कोमल मुलायम पत्तियों एवं टहनियों पर अपना जीवन निर्वाह करता है। मादा कीट कोमल पत्तियों पर अंडे देती है। अंडों से पिल्लू निकलकर पत्तियों के मध्य सिरा को छेद कर अंदर प्रवेश कर भीतरी भाग को खाते हुए सुरंग बनाते हैं। आक्रांत पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती है और अप्रैल मई माह में फल लगते ही मादा कीट फलों के डंठल के पास अंडे देती है और इनसे पिल्लू निकलकर डंठल के पास ही छेद कर फलों में प्रवेश कर जाते हैं तथा अंदर ही अंदर गुदे को खाते रहते हैं। पिल्लू द्वारा डंठल के पास छेद करने के कारण डंठल एवं फलों का लगाव कमजोर हो जाता है तथा तेज हवा में फल गिर जाते हैं। आक्रांत फल पर डंठल के पास काला धब्बा दिखाई पड़ता है। पके हुए फलों के छिलने पर गुदे में उजले रंग के पिल्लू तथा काले रंग के मल भी दिखलाई पड़ते हैं। किशोर जी, ये तो हुई कीट की पहचान की बात। आइए अब बात करते हैं इनके समेकित नियंत्रण की। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आप वृक्ष में लगे फलों का निरीक्षण करें और देखें कि जिन फलों के डंठल के पास काले धब्बे या फल आक्रांत हो गया है उसे तोड़कर जला दें या मिट्टी में गाड़ दें जिससे इस कीट का फैलाव नहीं हो पाएगा और तत्काल आप मेटासिस्टॉक्स 25 सीसी घोल की 650 मिलीलीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर तत्काल छिड़काव करें। और किशोर जी, आने वाले समय में ये कीट आपके फलों को आक्रांत न करे, इसके लिए आप आक्रांत टहनियों एवं पत्तियों को साल में 2 बार जुलाई तथा अक्टूबर माह में तोड़कर जला दें।
बरसात शुरू होने से पूर्व ही 30 सेंटीमीटर गड्ढा खोदकर 4 किलोग्राम नीम खली तथा 1 किलोग्राम अंडी खली प्रति वृक्ष में मिलाकर भर दें। इन वृक्षों की जड़ के पास 200 से 250 ग्राम फ्यूरोडान प्रति वृक्ष की दर से व्यवहार करें तो भी फल छिद्रक के कीट के प्रकोप में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक बात और बता दें कि इस कीट का मौत होता है जो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, इसलिए आप मार्च अप्रैल में प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें तो इसकी तितली में कमी आएगी और इनकी संख्या आगे नहीं बढ़ेगी। साथ ही आजकल बाजार में इसके लिए गंध पास भी निकला है, जिसको बाग में लगाने पर इसके नर इस फंदे में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इस प्रकार किशोर जी, यदि आप हमारे बताए गए बातों पर अमल कर बाग का प्रबंधन करेंगे तो फल छिद्रक कीट से आपका लीची बाग मुक्त रहेगा। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। CRI pumps, pumping trust worldwide. गुड़िया रेप कांड के दूसरे आरोपी को दिल्ली ले गई पुलिस। बेगूसराय की 5 साल की लाडली को न्याय का अब भी इंतजार। हफ्ते भर बाद भी दुष्कर्मी गिरफ्त से दूर। नीतीश ने जदयू कार्यकर्ताओं को पिलाई चुनावी घुट्टी, कहा बूथ पर कायम करें दबदबा, पार्टी के पक्ष में एकमुश्त वोटिंग के लिए कस लें कमर। कटिहार सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही दवा, स्वास्थ्य मंत्री के प्रभारी जिले में ही विभाग के दावों पर सवाल। भागलपुर में खुलेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, शहर में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या चिंता का विषय। और वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव की राज्य भर में तैयारी, आरा यूनिवर्सिटी में खास कार्यक्रम का आयोजन, विधान परिषद के सभापति भी होंगे शामिल।
नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कार्यकर्ताओं को कमर कसने की सलाह देते हुए बूथों पर अपना दबदबा कायम करने की बात कही है। राजगीर में जदयू के महादलित कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि आने वाले चुनाव में जदयू के पक्ष में एक मुश्त वोट कैसे पड़े, इसकी तैयारियों में अभी से ही पार्टी कार्यकर्ता जुट जाएं। 2 दिनों तक अति पिछड़ा सम्मेलन चलने के बाद सोमवार को महादलित सम्मेलन आयोजित हुआ। वैसे आने वाले कुछ ही दिनों में जदयू अल्पसंख्यकों और व्यवसायियों का भी सम्मेलन आयोजित करने वाली है। नीतीश और उनके सिपह